गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अनुपम स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एंकर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो है यूपी बोर्ड के क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जो हमारे सब्जेक्ट का नेम रहने वाला है वो रहेगा साइंस, और साइंस में हम लोग केमिस्ट्री के केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि 10th में जो है केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट अलग से सब्जेक्ट नहीं होता है, साइंस में ही इंक्लूड होता है। तो केवल और केवल जो है हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारी केमिस्ट्री के वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। और ये एमसीक्यू बेस्ड का जो है पार्ट सेकंड चल रहा है। इसके पहले हम लोग जो है 21 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 22 क्वेश्चन हमारा क्या है। तो लिखा हुआ है इसमें, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में AU, ऑप्शन बी है AG, ऑप्शन सी है K, ऑप्शन डी है CU। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी K, यानी पोटेशियम। पोटेशियम एक अत्यधिक प्रक्रियाशील धातु है जो ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। उसके अलावा जो तीन धातुएं हमारी दी हुई थी, जिसमें था हमारा AU था, AG था और CU, ये तीनों जो है रासायनिक क्रिया जल्दी नहीं करती हैं, जबकि ये धातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट अयस्क से जो है ऑक्साइड प्राप्त करने की। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है निस्तापन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भर्जन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रगलन, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अयस्क का सांद्रीकरण। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए निस्तापन। अब ये क्यों होगा आइए देखते हैं। निस्तापन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और जो है उस गैस से निकले ऑक्साइड के रूप में रूपांतरित किया जाता है। और यह जो है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू FeSO4 Cu, इसमें से हमें बतानी है कि इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो जो इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है अपघटन अभिक्रिया और चौथा है उभय अपघटन अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं इक्वेशन से। तो यहाँ लिखा हुआ था CuSO4 प्लस Fe, तो यानी जो यहाँ का SO4 है ये यहाँ से उठ के Fe के पास जा रहा है, तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ SO4 जो है इसका विस्थापन हो रहा है। तो इसमें जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं इसके बारे में। तो विस्थापन अभिक्रिया क्यों है आइए इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि जो लोहा है यहाँ पे Fe, उसने तांबे को अपने यौगिक से क्या कर दिया था, विस्थापित कर दिया है। क्योंकि जो Fe होता है वह जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, Cu जो है अलग हो जाता है और लोहे का सल्फेट यानी FeSO4 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति है। तो इसमें हमसे नेचर पूछा है, नेचर ऑफ हाइड्रोजन H+
आयन। तो H प्लस आयन, जैसा कि हमने अम्ल की परिभाषा में पढ़ा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हमेशा जो है H प्लस आयन देते हैं। तो यानी अगर हम अम्ल की परिभाषा से देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा अम्लीय होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए है अम्लीय। क्यों? क्योंकि जो है H प्लस आयन अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या है। यानी जो धावन सोडा होता है उसका जो फार्मूला होता है उसमें जो है कितने जल के अणु पाए जाते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 10 है। तो ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है 10। तो इसका मतलब जो 10 होगा यही हमारा सही होना चाहिए। इसीलिए इसको हम लोग डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। जो धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट इस नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कितना आंसर होना चाहिए था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 10। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है डी। अब क्यों है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका मतलब है कि इसमें कितने अणु थे? 10 अणु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। फिनोलिकट में कौन सा तत्व है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है Cr, ऑप्शन बी में दिया हुआ है आयरन यानी Fe2 प्लस आयन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है He और ऑप्शन डी में दिया हुआ है Hg। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी Fe2 प्लस आयन। अब ये क्यों होगा ये देखते हैं। क्योंकि जो फिनोलिक्विड होता है इसमें आयरन का उपयोग होता है और मुख्य रूप से इसका जो रंग होता है उसके अस्थायित्व एवं रासायनिक गुणों के कारण यह जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। धातुओं के लिए कौन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं, ऑप्शन बी दिया हुआ है कि धातुएं धन आयन बनाती हैं, ऑप्शन सी दिया हुआ है कि धातुओं में जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। क्योंकि जो धातुएं होती हैं हमेशा जो है सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाती हैं। क्योंकि जब हमने धातुओं की परिभाषा पढ़ी है तो हमें पता है कि धातुएं क्या बनाती हैं? धन आयन बनाती हैं। और धातुएं जो होती हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, तभी तो क्या करती हैं? धन आयन बनाती हैं। और धातुओं में कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है। किसका? कंडक्टिविटी का। धातुओं में सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी का गुण पाया जाता है। तो इसीलिए जो धातुएं होती हैं उनमें चालकता का गुण भी पाया जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होना था वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये हमेशा यौगिक नहीं बनाती हैं। भाई इसका राइट आंसर देखते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धातुएं सदैव सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। तो ये क्यों है आइए इसको देखते हैं। क्योंकि धातुएं मुख्य रूप से धनायन यानी केटायंस बनाती हैं, क्योंकि उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक। कुछ ही परिस्थितियों में जो धातुएं होती हैं सहसंयोजक यौगिक भी बना सकती हैं, लेकिन यह हमेशा नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर बनता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसकी अपक्रिया अगर हम जल से करा दें तो कौन सा यौगिक या कौन सा कंपोनेंट बनता है? तो ऑप्शन ए है इप्सम, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है चूना पत्थर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्योंकि जिप्सम से अगर हम जल निकाल लेते हैं तो हमारा क्या बनता था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके पहले हम जब 21 क्वेश्चन को
सॉल्व किए हैं तो उसमें मैंने इसको बता रखा है कि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिप्सम। अब क्यों होगा ये देखते हैं। क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसमें CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है और जब यह पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो जिप्सम बनाता है जिसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 जो है, एथेनॉल को सोडियम से अपक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। यानी अगर हम एथेनॉल को सोडियम से अपक्रिया कराते हैं तो हमें कौन सी गैस मिलती है। तो ऑप्शन ए है हमारा O2, ऑप्शन बी है H2, ऑप्शन सी है C2H4 और ऑप्शन डी है C2H6। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, H2O। अब ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं। क्योंकि जो सोडियम होता है एथेनॉल से जब अपक्रिया करता है तो यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और सोडियम एथॉक्साइड बनाता है जिसको हम लोग C2H5O Na के नाम से जानते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन बी, H2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। यानी इसमें से कौन सी धातु ऐसी होगी जो ठोस अवस्था को छोड़ के अन्य किसी अवस्था में पाई जाती होगी। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी दिया हुआ है मरकरी, ऑप्शन सी दिया हुआ है कॉपर, ऑप्शन डी दिया हुआ है एल्यूमिनियम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा मरकरी होता है इसको हम लोग पारा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पारा के नाम से। और ये जो पारा होता है हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किसमें? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो भी किस पे? रूम टेम्परेचर पे। किस पे? रूम टेम्परेचर पे ये जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री से काउंट होता है। यानी जब 25 डिग्री का तापमान होता है तो पारा हमारा जो है लिक्विड अवस्था में होता है। जबकि जो अन्य तीन हैं मैग्नीशियम, कॉपर और एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्यों होगा? क्योंकि पारा एक मात्र ऐसी धातु है जो सामान्य कमरे के तापक्रम पर या तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में होती है। अन्य सभी धातुएं किस अवस्था में होती हैं? बाकी सॉलिड स्टेट में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यानी अम्ल और क्षारक अगर दोनों की अपक्रिया कराई जाए तो हमें क्या मिलेगा। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है लवण तथा जल। तो जैसे ही हमने लवण की परिभाषा पढ़ी थी तो लवण जो होते हैं वह अम्ल और क्षारक से मिलके बने होते हैं। अम्ल और क्षारक से मिलके बने होते हैं। तो अम्ल और क्षारक से जब मिलके बनते हैं तो इसमें जो है लवण और जल ही तो मिलता है। इसमें अम्ल में हमें H+ आयन मिलता है प्लस OH में हमें माइनस आयन मिलता है और यही जो है जल का निर्माण कर देते हैं। तो यानी इसमें अगर जल मिल गया है इसका मतलब क्या होगा? यही हमारा ऑप्शन सही होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, लवण तथा जल। अम्ल और क्षारक की प्रतिक्रिया को तटस्थीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। यानी अम्ल और जब क्षारक की अपक्रिया कराई जाती है इसको नेचुरलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो अम्ल का आयन होता है H+ देता है और जो क्षार का आयन OH होता है ये दोनों मिलकर जल बनाते हैं और बचा हुआ जो आयन होता है वह किसका निर्माण कर देता है? लवण का निर्माण कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित अभिक्रिया जो दी हुई है CaCO3, जो उसके बाद यहाँ पे गर्मी नहीं, यहाँ पे होना चाहिए ताप, ताप या गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर हमें जो है कौन सी अपक्रिया प्राप्त होती है, निम्नलिखित अपक्रिया या कौन सी अपक्रिया होती है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन बी दिया है द्विविस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन सी दिया है अपघटन अपक्रिया और ऑप्शन डी दिया हुआ है संयोजन अपक्रिया। तो आइए क्वेश्चन से हम देखते हैं। CaCO3 जो चेंज हो रहा है वो CaO और CO2 में क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा अपघटन अपक्रिया। वेट अ मिनट। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो जो है जो Ca हमारा है CaCO3, ये जो है टूट के दो चीज़ों में बट रहा है, यानी एक CaO बन रहा है और दूसरा बन रहा है हमारा CO2, यानी एक कंपाउंड से हमें दो कंपाउंड प्राप्त हो रहे थे। ऐसा हमें अपघटन अभिक्रिया में देखने को मिलता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही है, अपघटन अभिक्रिया का। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमारा एक ही तत्व था जो दो तत्वों में टूट गया है। बाकी सारे डिटेल्स के लिए आप इसका जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सी में, ऑप्शन बी दिया हुआ है एन में, ऑप्शन सी दिया हुआ है ओ में और ऑप्शन डी दिया हुआ है एफ में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सी, क्योंकि कार्बन जो होता है इसी में हम लोग श्रृंखलन का गुण देखते हैं। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसमें है ऑप्शन ए सी, यानी सी मतलब यहाँ पे कार्बन है। तो जो श्रृंखलन होता है इसकी परिभाषा क्या है देखते हैं। श्रृंखलन किसी तत्व के समान प्रकार के परमाणुओं से एक साथ जुड़ने और लंबी लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता को कहते हैं। कार्बन में यह गुण अत्यधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी होती है इसमें 4 होती है, यानी संयोजकता इसकी 4 होती है। कार्बन कार्बन बंध बहुत ही ज़्यादा मजबूत एवं स्थायी होते हैं। यह सीधी शाखित और चक्रीय श्रृंखलाएं बनाता है। तो इसलिए इसमें जो है श्रृंखलन का गुण का अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में एक अल्कलाइन है, यानी एक अल्काइन है, सॉरी माफ करिएगा, निम्नलिखित में एक अल्काइन है। अल्काइन क्या होता है? जब हमारा कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइन। जब हमारा कार्बन और कार्बन के मध्य में 2 बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं एल्कीन। जब हमारा कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है तो इसे बोलते हैं एल्केन। तो हम देखते हैं ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए में कहीं पे भी हमें 3 बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, गलत होगा। ऑप्शन बी में हमें कार्बन और कार्बन के बीच 3 बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए हुए हमारा एथेनॉल, ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है एथेनोइकम और ऑप्शन डी है प्रोपेनॉन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होना चाहिए हमारा ऑप्शन ए एथेनॉल। क्यों? आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो एथेनॉल होता है
इसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे बायोएथेनॉल। अब इसी के जो है इस पे हमें जो हमारी सरकार है इस पे ज़्यादा जोर दे रही है, और एथेनॉल से जो है गाड़ियों का भी निर्माण किया जा रहा है ताकि वो गाड़ियाँ जो है एथेनॉल से चल सकें। इसके साथ ही साथ जो एथेनॉल होता है हमारा एंटीसेप्टिक या सॉल्वेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, या एक प्रकार का एल्कोहल होता है। इसका जो है उपयोग कई उद्योगों में भी किया जाता है। तो एथेनॉल ही इसमें एक ऐसा ऑप्शन था जो है औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। एल्केनों का जो सामान्य सूत्र क्या होता है? तो अभी हमने देखा था कार्बन और कार्बन के मध्य जब हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसे हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो हम देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है CnH2n+2। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एल्केन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है जिसमें केवल एकल बंध होते हैं। एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+ होता है, जहाँ पे जो हमारा N होता है एक कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, यानी एक ही जाति के कौन से तत्व हैं? तो आइए इसका हम जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे है हमारा जो है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में लिखा है C2H4 तथा C3H6। तो इसमें अगर हम देखें तो कार्बन के मध्य में हमारा 2 बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड ऐसे ऐसे बनेगा, यानी ये इन वाले ग्रुप का है। क्या अगर C3H6 भी इन के ग्रुप का होगा तो हमारा ऑप्शन जो है समजातीय श्रेणी को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें H की संख्या दी हुई है 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो H यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, और इसमें यहाँ H रहेगा। तो अगर हम देख रहे हैं क्योंकि कार्बन की जो संयोजकता होती है 4 होती है, 1 2 3 और 4, इधर इसका कंप्लीट हो जाएगा, इधर से इसका कंप्लीट हो जाएगा और इधर से इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी ये दोनों दो ऑप्शन ए है जो हमारा इस समजातीय श्रेणी को प्रदर्शित करता है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा है CH3OH तथा CH3CHO। यहाँ पे जो OH है ए अल्कोहल को दिखाता है, जबकि CHO एल्डिहाइड को दिखाता है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है हमारा ये समजातीय श्रेणी का नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा दिया हुआ है CHO दिया हुआ है और CH3CHO। ये जो दोनों हैं ये भी किसको दिखाते हैं? समजातीय श्रेणी को प्रदर्शित करते हैं, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। अब ये वाला देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पे OH है और यहाँ पे केवल O ही है, यहाँ पे OH नहीं है, तो इसलिए जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये सही नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड जिसमें होगा, फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और फोर्थ है, सेकंड और फोर्थ है, यानी फर्स्ट और थर्ड हमें ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। किसमें? ऑप्शन डी। तो यही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो
ऑप्शन ए है इसमें तांबा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो अभी हम 22 नंबर क्वेश्चन के आसपास हमने कर रखा है कि कौन सा जो धातु थी जो जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाती थी, तो उसमें कौन सी धातु आई थी, तो हमारा के आया था। के को हम लोग पोटेशियम के नाम से जानते हैं। यानी जो इसमें ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्यों सही होगा आइए इसको देखते हैं। तो जो पोटेशियम होता है ठंडे पानी के साथ तेजी से प्रक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। शून्य पीएच वाला विलयन होता है। तो हमने जो है पीएच स्केल इसके पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आइए हम देख लेते हैं फिर से। यहाँ पे 14, बीच में होता है हमारा 7 और सबसे आगे होता है हमारा 0। तो अगर हम देखते हैं कि जो 7 होता है ये होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। और अगर हम लेफ्ट साइड आते हैं तो ये होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। और राइट साइड में हम जाते हैं तो यानी 7 से ज़्यादा तो ये होता है हमारा क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 0 पीएच, तो यानी सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर देखते हैं। पीएच पैमाने पर 0 का मतलब अत्यधिक अम्लीय प्रकृति है, यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है CHCl3, ऑप्शन सी है CCl4, ऑप्शन डी है CFCl3। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि जब जो है सूर्य की उपस्थिति में पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब भी हमारा जो है जल के साथ संयोग करती है तो हमेशा ग्लूकोज का निर्माण करती है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल होता है एक मिलकर किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है KOH, ऑप्शन बी है NaOH, ऑप्शन सी है NH4OH, ऑप्शन डी है CaOH का होल ट्वाइस। तो अगर हम देखें इसमें तो यहाँ पे Na भी उपस्थित है और यहाँ पे भी Na2 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक Na तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे एक H भी होना चाहिए, तो जिसमें Na और H हो। तो हमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है NaOH। इसका राइट आंसर देखते हैं सही है कि नहीं है। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर आया है वो आया है ऑप्शन नंबर डी CaOH का होल ट्वाइस। इसको जो है हम लोग इसके माध्यम से नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये क्यों सही है। क्योंकि जो सोडा लाइम होता है ये जो है CH3COO Na को CaO और CaOH2 के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस। ये जो है 2 जो यहाँ लिखा है ये नीचे लिखा होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, यानी प्रोपेनल जो है इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा होता है? तो अगर हम देखें तो जो CHO है एल्डिहाइड, इसी में नल शब्द आता है और OH में नॉल शब्द आता है, जबकि COOH में ओइक एसिड आता है। एथेनोइक एसिड या जो भी नाम होते हैं इसमें ओइक एसिड आता है, जबकि C डुअल बॉन्ड O में
नोन शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? नोन। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। उदासीन घोल का पीएच मान है। तभी हमने डिस्कस किया था जो है स्केल पे, पीएच स्केल पे ये जो 7 होता है यही हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कीटोन है। पहला ऑप्शन है मेथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है एथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है प्रोपेनॉन और चौथा ऑप्शन है प्रोपीन। तो अभी हमने देखा था जो कीटोन होता है इसमें हम लोग नोन शब्द को जोड़ते हैं। कौन से शब्द को जोड़ते हैं? नोन शब्द को। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए प्रोपेनॉन। कौन सा शब्द होना चाहिए? प्रोपेनॉन। इसका आंसर देखते हैं। जो प्रोपेनॉन होता है कीटोन इसमें जो है उपस्थित होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बोनिल समूह होता है वो होता है हमारा C डबल बॉन्ड O। इसीलिए इसको हम लोग नोन के नाम से जानते हैं। इसका नामकरण आईपीएससी में नोन से ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इन धातुओं में हाइड्रोजन गैस बनाने वाली धातु है। तो हाइड्रोजन गैस कौन सी धातु बनाती थी? ये जो है हमारा लगभग तीसरी टाइम जो है रिपीट हुआ है। बस पूछने का क्वेश्चन का तरीका अलग है। तो हमने अभी देखा था कि जो के होता है, पोटेशियम, मतलब जो हमारा होता है पोटेशियम होता है, यही हमारा क्या बनाता है? H2 गैस बनाता है। किसके साथ? जब हम गर्म करते थे। ठीक है ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है जो ठंडे जल के साथ तेजी से प्रक्रिया करके क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 47 का जो होगा हमारा कार्बोनेट अयस्क को उच्च तापमान में सीमित वायु की आपूर्ति में गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब उच्च तापमान पर हम गर्म करते हैं तो कौन सी प्रक्रिया, कौन सा चीज होता है? तो वो होता था हमारा निस्तापन। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज के लिए इतना ही। तो आज हमारा ये सेकेंड सेशन खत्म हो गया है, यानी जो हमारा सेकेंड सेशन था इसको हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। और सेकेंड सेशन के साथ ही हमने 2024 के जितने भी सेट बने थे सारे सेट के केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेशन में जो है केमिस्ट्री के जो है 2023 के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।